मैं अब जिनका आवाहन करना चाहता हूँ वो हम जैसे न जाने कितने कवियों की प्रेरणा रहे हैं। मैं अगर अतिशयोक्ति ना कहूँ तो वास्तविकता ये है कि विनीत चौहान इस देश में किसी कवि का नाम नहीं है। विनीत चौहान एक ऐसे विधान का नाम है जिस विधान को पढ़कर हम जैसे वीर रस के कवि कहलाने लगे। आज उनकी उपस्थिति इस मंच पर है। इस पूरे सदन में अगर शुचिता का, ओजस्विता का कोई सबसे बड़ा प्रतीक मंच पर बैठा है, विद्यमान है, तो वो आदरणीय विनीत चौहान जी होते हैं। ये हम लोगों की उपलब्धि है कि आज हम विनीत चौहान जी को सुनेंगे। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को। पिछले दिनों एक, नहीं सच बात बता रहा हूं सर, पिछले दिनों एक कार्यक्रम हम लोगों का हुआ ओरछा, जिलाधिकारी जी, ओरछा में कार्यक्रम था। तो राम दरबार वहां लगता, थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, मैं, अजय भैया वगैरह, भाई सब भी थोड़ा जल्दी आ गए। तो हमारा मन हुआ कि हम जाकर के देखें कि वहां पर क्या क्या है। दरबार के बिल्कुल सामने एक प्राचीन किला है, तो हम उस किले में घूमने के लिए गए। तमाम किला घूमा तो एक छोटी सी बावड़ी आई वहां पर पास में। हम उस बावड़ी के निकट पहुंचे तो मैंने, एक बाबा जी वहां पर बैठे हुए थे, उनसे पूछा जी ये क्या है? बोले चमत्कारी बावड़ी है, अतिशय होता है इसका। हमने पूछा क्या अतिशय है? बोले इस बावड़ी में अंदर देख करके कोई आवाज दे तो वहां से जवाब वापस आता है। मैं गया और मैंने उस बावड़ी के अंदर देख करके आवाज दी, सौरभ सुमन। आवाज लौट करके आई, सौरभ सुमन, सौरभ सुमन, सौरभ सुमन। अजय जी ने प्रयास किया, बोले अजय अंजाम। आवाज आई, अजय अंजाम, अजय अंजाम, अजय अंजाम। विनीत चौहान जी ने प्रयास किया, बोले विनीत चौहान। आवाज गायब, कोई उत्तर नहीं आया। इन्होंने फिर प्रयास किया, बोले विनीत चौहान। कोई जवाब नहीं आया। तो हमने बाबा जी से पूछा, मैंने कहा बाबा जी मैंने आवाज दी सौरभ सुमन तो वहां से जवाब आया, अजय अंजाम जी ने आवाज दी तो वहां से उत्तर आया, लेकिन जब विनीत जी ने आवाज दी तो वहां से कोई उत्तर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। ऐसा क्यों? अगर उस बाबा का उत्तर आपको अच्छा लगे तो इस मंच के शिरोधार्य श्री विनीत चौहान का तब तक स्वागत करना जब तक वो इस माइक पर ना आ जाए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। उस बाबा ने कहा कि इस काव्य कुल में सौरभ सुमन का कोई जवाब हो सकता है, अजय अंजाम का कोई जवाब हो सकता है, लेकिन विनीत चौहान का कोई जवाब नहीं है, इसलिए कोई उत्तर वहां से नहीं आया। तालियां घनीभूत हो श्री विनीत चौहान आपके लिए। राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से साहित्य और शौर्य की राजधानी औरैया को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। मैंने सुना है कि यहाँ पर यमुना और चंबल का संधि स्थल है, तो शायद यहाँ के संस्कार भी लगभग वैसे ही हैं। न शौर्य की कमी है न साहित्य की कमी है। यदि मैं चंबल को शौर्य का पर्यायवाची मान लेता हूं तो यमुना को रसकान की धारा के रूप में स्वीकार कर लेता हूं। आज शौर्य के इतने अद्भुत हस्ताक्षर यहाँ मौजूद हैं और मेरे सभी छोटे भाई यहाँ अतिशयोक्ति में इतना ज़्यादा कह देते हैं कि फिर उसे सत्यापित करने में बहुत दिक्कत होती है। डीएम साहब, ऐसा कुछ है नहीं। हम सब लोग साहित्य की अक्षोणी सेना के आगे पीछे चलते हुए पैदल सैनिक हैं। कुछ 2 कदम आगे हैं, 2 कदम पीछे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, आज ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 15 अगस्त पर कम से कम 100 कवि सम्मेलन देश में हैं आज के दिन। उसके बावजूद विनीत चौहान यहाँ क्यों है? उसका कोई तो कारण रहा होगा। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता के लिफाफे बड़े होते हैं, हमारे सब कवि मित्र जानते हैं, हमारे सांसद महोदय भी जानते हैं। लेकिन आज यहाँ हूँ तो एक कारण समझ लें। मैं परसों था दिल्ली से, मैं जब जा रहा था रायगढ़ एयरपोर्ट्स के लिए, वहाँ कल कार्यक्रम था मेरा छत्तीसगढ़ में। सर सच मानिएगा, जब मैं सुबह 5 बजे एयरपोर्ट के लिए निकला तो दिल्ली की सड़कों पर सफ़ेद कुत्तों की चैन पकड़ करके घूमती अधनंगी लड़कियां मुझे दिखाई दी। अगली बात पर मुझे सदन के एक एक श्रोता का समर्थन चाहिए यदि मैं ठीक बोलूं तो। मैं दावा कर रहा हूं, जब मैं 4 बजे यहां से निकलूंगा इटावा के लिए, सुबह सेना के लिए कसरत करते हुए जवान सड़कों पर दिखाई देंगे। यही इस औरैया की बेटी की तासीर है। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। शब्द शिल्प के जितने भी पारखी लोग हैं, मैं वहां तक अपनी बात कह रहा हूं। लगभग 35 वर्ष हो गए मुझे कविताएं कहते हुए। मैंने कभी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कविताएं नहीं पढ़ी हैं। और आप लोग तो शौर्य की भूमि के हैं, जिन्होंने अजय अंजाम जैसा बेटा पैदा कर दिया है,
तो अब शायद विनीत चौहान को यहाँ बहुत अधिक आने की आवश्यकता नहीं है। शौर्य का तपता सूर्य आपका बेटा पूरे हिंदुस्तान को इस समय वीर रस की कविताएं सुना रहा है। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं तो राजस्थान से हूं मैम, मैं बलराम भैया की तरह से श्रृंगार के गीत नहीं लिख पाया। मैंने तो लोरियां भी तलवारों की खनखनाटों में सुनी है। लोग कहते हैं कि किस राजस्थान पर गर्व करते हो, पानी वानी तो है नहीं। एक लाइन में उत्तर सुन ले, जो कविता के लोग हैं शायद समझ में आए। था बहुत पानी, अगली लाइन मुझे सूचित कर दे। मैं आज बहुत कम पढ़ूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है, लेकिन मैंने 30 साल एक कॉलेज के अंदर रसायन विज्ञान पढ़ाई है सर, तो मुझे मालूम है आयतन और डेंसिटी में क्या अंतर होता है। मैं आयतन कम रखूंगा लेकिन डेंसिटी ज्यादा होगी, मेरी कोशिश रहेगी। था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। थोड़ा चूक गए आप लोग। जहां शीश ले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं, मेरी चांद शुरू हो रहा है, जितनी भी देर हूं मैं आपका ध्यान चाहता हूं। जहां शीश ले, पानी कम है मैं स्वीकार कर रहा हूं। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, शायद यहां नहीं समझी गई तो बात कहां समझी जाएगी। जहां शीश ले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। एक लाइन सुन लीजिएगा, जब हमारे विमान उड़े होंगे एलओसी की तरफ, रफेल, जब ये सारा बिरसन घाटी का युद्ध हुआ, एक ताजा लाइन पढ़ ले। मेरे छोटे भाई यहां बैठे हैं, अभी परसों में आज तक एक चैनल पर शूट पर था, उन्होंने पहली बार ये प्रयोग किया कि कुछ सीन हमें दिखाए, कहले इसके ऊपर कुछ लिखो। तो हमारे राफेल उड़ रहे हैं एलओसी की तरफ, कहले इस पर कुछ लिखो। मेरे प्यारे सभी छोटे भाइयों को मैं ध्यान चाहता हूं, गौरव विशेषकर टीवी पर रहता है। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, कविता के 5 भी लोग हैं, मैं दावा कर रहा हूं इसमें कविता जैसा कुछ है। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, विमान उड़ रहे हैं, आपकी ताली मेरे साथ लौटे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की, कश्मीर पहलगांव में लाश बिछ गई कुछ बेबस लाचारों की। पहलगांव फिर से कुछ सिंदूर लुटे हैं, कश्मीर की घाटी में फिर से बंदूकें गरजी हैं पहलगांव की घाटी में। मैं भी ये सब देख रहा था, आंखों में चिंगारी ले, क्या इतिहास लिखा जाएगा, कर में तेज कटारी ले। क्या फिर कोई भीम प्रतिज्ञा लेकर नहीं खड़ा होगा, क्या बैरी का मस्तक पाके पैरों नहीं पड़ा होगा, क्या बैरी का मस्तक मां के पैरों नहीं पड़ा होगा। लेकिन अब के दुम सीधी की, मुझे पता नहीं कितने लोग समझेंगे, मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन अब के दुम सीधी की, लेकिन अब के दुम सीधी की, कायर क्रूर पड़ोसी की, उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की, उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की। 13 दिन में 13 रफेल जाकर सब मर्ज मिटा आए, जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर चुका है, जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर चुका है गर्व हमें निज सेना पर। बस ये 2 लाइन के लिए मैंने कविता लिखी है, और दीदी यहां बैठी हैं तो ये 2 लाइन में आपके लिए कह रहा हूं, जितनी ताली उठे इस सभागार में मुझे अच्छा लगेगा। है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची, इस बार बेटियां दुश्मन के सिर पर चंडी बनकर नाची, इस बार बेटियां दुश्मन के सिर पर चंडी बनकर नाची, इस बार बेटियां दुश्मन के सिर पर चंडी बनकर नाची। विश्वास रखो, जो लोग कहते हैं बात बैठी नहीं, यदि आपके मन की भी बात कवि कह रहा हो तो समझ लें कि साहित्य आपको ठीक ठीक समझ रहा है। विश्वास आने वाले 2-3 वर्षों में सपना मेरा भी है, आपका भी है, पूरा हो जाए तो आपकी तालियां वहां पहुंचे जिनसे हमें उम्मीद है। विश्वास रखो, इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार। देखिएगा, यदि हम लोग केवल एक व्यक्ति विशेष की प्रशंसाएं करते रहेंगे
तो कल में कुछ लोग कहेंगे कि वो पार्टी विशेष के प्रवक्ता बन गए थे। कलमकार कुछ भी हो सकता है, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकता। वो प्रवक्ता है तो केवल जनता के प्रति वफादार है। बस इस बात को समझना, मैं कहां खड़ा हूं, किसके सामने खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। लेकिन मुझको क्यों लगता है, अब मुझे पता लग जाएगा भाजपा वाले कहां बैठे और कांग्रेस वाला इक्का दुक्का कहां फंसा हुआ है। ईमानदार होकर के सुनना, भूल जाना दीदी यहां बैठे, आपके सांसद महोदय यहां बैठे हैं। एक ईमानदार कलमकार वो बोल रहा है जो इस देश को उस दिन बोल रहा था। लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप अधमरा छोड़ दिया। ताली निष्पक्ष लोगों की उठे, पार्टी के दुशाले उतारिए। लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं, फन जिसका कुचला जाना था वो पैर ठीक से धरा नहीं। फन जिसका कुचला जाना था, आपकी तालियां मुझे आई नहीं जो मैं चाह रहा हूं। काश तुम्हारे शांति मंत्री, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं यहां कहां पढ़ रहा हूं। काश तुम्हारे शांति मंत्री केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। अब भी है उम्मीद हमें, तुम घाव भरोगे पहलगांव के, दुनिया को उत्तर दोगे तुम शत्रु दल की धूप छाव के। 56 इंची सीना है तो लाल करो आंखों के डोरे, इतिहासों के पन्ने भर दो भरे हुए जो अब तक कोरे। इतिहासों के पन्ने भर दो। जागो अंजनी पुत्र। देखिएगा, एक बात समझ लीजिएगा, मेरे मित्र लोगों ने शायद संकोचवश बताया नहीं है, मैं इस मंच का इकलौता कवि हूं जिसने 30 साल पहले ही लाल किले से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने भी अपनी कविताएं पढ़ी थी। उनके 7 कविता काव्य पाठ मैंने किया है। मोदी जी ने मेरी पहली पुस्तक का विमोचन किया है। 5 बार मैं उनके सामने पढ़ चुका हूं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, एक सच्चे कलमकार दिनकर के वंशधर होने का अपना सौभाग्य पूरा कर रहा हूं। जागो अंजनी पुत्र दोबारा, बजरंगी सा रूप निहारो। रावण की चालों को समझो, दुश्मन को गिन गिन कर मारो। रावण की चालों को समझो, दुश्मन को गिन गिन कर मारो। मैं हूं जामवंत नवयुग का, तुम्हें जगा कर ही छोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। उठ करके बाहों में भर लो, सारा आकाश तुम्हारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है। सीमा पर दुश्मन से कह दो ये हिंदुस्तान तुम्हारा है। तुम भी अगर नहीं गरजे तो कौन घाव सहलाएगा। तुम भी अगर नहीं गरजे तो कौन घाव सहलाएगा। अश्रु बहाती भारत मां को धीरज कौन दिलाएगा। उठो नए हनुमान, तुम्हें ही नव सागर को लंघना है। लंका में जो सिया कैद, उसके कष्टों को हरना है। लंक दहन की आखिर में, अब मुझे ताली नहीं चिंगारी चाहिए, मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं। लंक दहन की आखिर में बढ़ती उम्मीद तुम ही तो हो। हर आतंकी बकरे की बस बकरा ईद तुम ही तो हो। हर आतंकी बकरे की बस बकरा ईद तुम ही तो हो। हर आतंकी बकरे की बस मैं अभी बाहर गया था सर, एक छोटी कविता कह देता हूं मैं। वहां कोई व्हीकल खड़ा है, उसके अंदर एक सरदार जी बैठे हुए हैं। मैंने कहा आप कविता नहीं सुन रहे, अंदर सब लोग कविताएं सुन रहे हैं। उसने जो बात कही दीदी, वो मुझे यहां चुभ गई। कहना भाई साहब अंदर जाऊं तो सही, सरदारों को देखते लोग चुटकुले सुनाने लगते हैं। ये पीड़ा उस सिख कौम की है जिसे 75 साल में हिंदुस्तान ने चुटकुलों की कौम मान लिया है। माफ कीजिएगा सर, 123 ऑथेंटिक फांसी हुई हैं। यदि वो सिख बाहर बैठा हो तो उसका भ्रम दूर करिएगा। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई हैं आजादी के संग्राम में। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए। ये चुटकुलों की कौम तो नहीं थी, बलिदानों का बड़ा शौर्य। मैंने सुना है भगत सिंह से जब उनकी मां विद्यावती मिलने के लिए गई तो विद्यावती मां थी, कहने लगी मैं चाहती हूं कल तुझे फांसी ना हो, तू बच जाए। भगत सिंह का नामा, बचने की तो बात छोड़, तू कल मेरी लाश भी लेने मत चली आना, कुलवंत को भेज देना छोटे भाई को। कहना मैं क्यों ना आऊं। कहने लगी तू रोई तो लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की मां रो पड़ी उसे देखकर। कहना फांसी पर चढ़ना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मैं जिस शीर्षक पर खड़ा हूं, जरा इन 2 लाइनों पर अपनी तालियां उठाना। भगत सिंह ने मां से कहा तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है।
औरैया के लोगों, तालियां उधार मत रखना। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर काटनी है माता की जंजीरें तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने सुना नहीं है किसी मां के 4 बेटे हों और इस तरह बलिदान हुए हों जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। चापेकर बंधुओं और सावरकर के बाद सबसे बड़ा उदाहरण यदि किसी का है तो इस बलिदानी कौम के नाम है। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। मैंने वो जगह देखी है, मैं घंटों रोया हूं उस दीवार से चिपट कर जहां वो जिंदा दफन किए गए थे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवाए गए। 2 चमकौर के दुर्ग में बलिदान हो गए। जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह को ईंटों में चिना जा रहा था, 7 साल का था फतेह सिंह, 9 साल के बाबा जोरावर सिंह। गर्दन तक ईंट आ गई फतेह सिंह के। जोरावर सिंह की आंख से आंसू टपका और कंधे पर जाकर के गिरा फतेह सिंह की। फतेह सिंह ने धीरे से देखा, भैया रो रहे हैं। कहले भैया मौत का वक्त आ गया, बलिदान देखा तो डर गए, रो क्यों रहे हो? उसने कहा नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान मौत से क्या डरेगी। कहले फिर रोए क्यों? मेरे रोंगटे खड़े इस जवाब को देते समय। जोरावर सिंह ने कहा छोटे भैया, रो इसलिए नहीं रहा हूं कि बलिदान का वक्त आ गया, रो इसलिए रहा हूं इस दुनिया में तो पहले मैं आया था, पर जा तू मेरी आंखों के सामने रहा है। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। इस भीड़ में कहीं 5 लोग भी त्वदीयाय कार्य बद्धा कटम के श्लोक बांचने वाले लोग बैठे हों तो परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने मैंने भी ये गीत बचपन में गाया है। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। रखो ईंटें, भरो गारे, चुनो दीवार, हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। दोनों बेटे बलिदान हो गए। सरहिंद की दीवार के बाद गुरु गोविंद सिंह के पास केवल 2 बेटे बचे, अजीत सिंह और जुझार सिंह। 40 शेर यानी सिंह के बेटे यानी सिख बचे उनके पास। उन्होंने अजीत सिंह को तिलक निकाला और भेज दिया युद्ध के लिए। डीएम सर, हमारे राजस्थान में परंपरा, युद्ध को जब बेटे जाते हैं तो मां हल्दी घाटी से तिलक निकालती हैं और पिता उसे तलवार थमाता है। सिखों में परंपरा थोड़ी सी इतर है, मां उनकी पगड़ी में कलगी टांगती है और पिता उसे कृपाण थमाता है। मां सुंदरी देवी उस दिन वहां थी नहीं। पिता के दोनों काम, मां के दोनों काम गुरु गोविंद सिंह ने किए। अजीत सिंह को भेजा, घोड़े पर बैठकर अजीत सिंह चला ही था कि शत्रु का भाला आर पार रीढ़ को भेदता हुआ निकल गया। बात यह नहीं अजीत सिंह बलिदान हो गया, ताली इस बात पर बजाना 40 मुगलों के सर उतारे तो शेर का बच्चा घोड़े से नीचे उतरा। अंतिम बेटा गया जुझार सिंह, वो भी गया। पिता ने तिलक किया, भेजा, 2 मिनट बाद ही वापिस आ गया। पिता समझ गए कि इसने किले की दीवार पर खड़ा था जब अजीत सिंह को भाला आर पार हो रहा था। छोटा बच्चा है, 12 साल का, डर गया होगा। धीरे से पूछा वापिस कैसे आ गए? कहले पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गरजते हुए गुरु गोविंद सिंह बोले। ताली उन 4 बेटों के लिए बिचे। मुझे नहीं पता इस मुल्क के अंदर अचकन पर किसने गुलाब लगाए और उनके नाम पर बाल दिवस क्यों मने इस देश के अंदर। धन्यवाद दीजिएगा केंद्र को कि इन 4 साहिबजादों के नाम अब बाल दिवस 25 दिसंबर को इस देश में मनाया तो जा रहा है। धीरे से बोले वापिस कैसे आ गए? कहने लगे पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु गोविंद सिंह गरजते हुए बोले, शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा ली तुमने वहीं पर? 4 बेटे बलिदान हो गए। गुरु मां के पास सूचना पहुंच गई। दीदी, मैं आपके सामने भावुक उस प्रसंग को सुनाते समय गुरु मां ने पल्लू फैला दिया गुरु गोविंद सिंह के सामने। मां ही इस पीड़ा को समझ सकती है, शायद पिता न समझे। 4 बेटों का मरना बलिदान किसे कहते हैं? कहना मेरे बेटे लौटाओ। गुरु गोविंद सिंह ने कहा वो तो 4 देश के काम आ गए। कहना फिर मुझे मरने की अनुमति दो, मेरी कोख खाली हो गई है, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए? गुरु गोविंद सिंह ने कहा गुरु ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि बलिदानों के बाद मां आत्महत्याएं करेंगी। कहना फिर मैं क्यों जीऊं? गुरु गोविंद सिंह ने केवल 2 वाक्य बोले और गुरु मां हमेशा के लिए चुप हो गई। मैं आपको एक शुभ सूचना दे रहा हूं। पता नहीं किस किस के नाम पर यूनिवर्सिटियां बन गई, किस किस के नाम पर सड़कें बन गई। इस देश में एक परिवार के नाम पर इतने ज्यादा मूर्तियां लगी कि देश के सारे महापुरुष भी मिला लो तो उस अकेले खानदान के बराबर नहीं बैठते इस देश के अंदर। लेकिन इस देश में पहली बार एक अच्छा काम हुआ है।
अमृतसर के एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा चुका है। यह अच्छी सूचना है इस देश के लिए। लेकिन मैं इस कविता को जब तक पढ़ूंगा, यह मेरा अभियान है। दीदी सांसद महोदय बैठे, मेरी बात को वहां तक पहुंचाइए कि कवि अब तक ये पुकार कर रहा है, जिस दिन तक ये लाइनें अमृतसर के एयरपोर्ट पर न लिख दी जाएंगी जो मैं अब बोल रहा हूं। जब गुरु मां ने कहा मेरे बेटे लौटाओ, गुरु गोविंद सिंह ने 2 लाइन कही, मुझे एक एक श्रोता के हाथ खड़े चाहिए इस बार। गुरु गोविंद सिंह बोले, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4 मरे तो क्या हुआ ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ ये जीवित कई हजार। तब मैंने लिखा, ये कौम शीश देकर जन्मी, वो सिख जग जाए उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए। मैं एक भी उदाहरण गलत बोलूं, हाथ खड़ा कर देना कि तुम झूठ बोल रहे हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी का दोस्त लोग जानते हैं, मेरे गोल्ड मेडल एमएससी में हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 नंबर लेने की आदत है। या तो इस बार हूटिंग होगी 100%, या इस बार उन बेटों के नाम पर अधिक ताली बजेंगी 100% इस हॉल के अंदर। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत चक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए। कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पथ से डिगे नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने, बहुत मोहब्बत। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से धरती की शान चौगनी है। मैं एक विशेष कविता का एक बंद सुना देता हूं, क्योंकि आज के इस अवसर पर समय भी मुझे अनुमति नहीं दे रहा है। लेकिन उस कविता का एक अंश सुना देता हूं, फिर कभी आना हुआ तो उसे पूरा कर दूंगा। मेरे दोस्त लोग कहते हैं, विज्ञ लोग कहते हैं कि विनीत ये तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी कविता है। दीदी मैं कह रहा हूं ये अच्छी है कि नहीं, ये तो विशेषज्ञ लोग तय करेंगे। डीएम साहब ये सच्ची कविता है। मैं 35 साल एक कॉलेज के अंदर मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है, जैसा मैंने आपको बताया। मेरा एक स्टूडेंट करगिल के युद्ध में गया। मैं घायल सैनिक की चिट्ठी का एक अंश आपको सुना रहा हूं। अद्भुत कविता है भैया। मैं आप लोग नहीं सर 1 मिनट के लिए निवेदन करूंगा, एक बंद सुनोगे उस कविता का? चलिए मैं 5 मिनट में उसे समाप्त करूंगा, भूमिकाएं नहीं दूंगा उसके अंदर। एक बेटा गया, आप लोग कहेंगे इसमें क्या नई बात है, हमारे यहां के भी बेटे तो गए, तिरंगे में लिपट के आए हैं। राजस्थान को तो मरना और मारना सिखाया जाता, आज हमारे कवि मित्रों ने पढ़ा भी है। शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। सौरभ, राजस्थान क्या है? शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। शीश कटने पर लड़े कबंध, वीर की तभी रवानी है। प्राण ये हिंदुस्तानी है, रक्त ये राजस्थानी। लेकिन एक छोटा सा सच बांट लेता हूं अपने आंसुओं को रोकते समय। वो 19 साल का बेटा था जो युद्ध में गया करगिल में। 20 दिन उसकी शादी के हुए सांसद महोदय, 21वें दिन करगिल की चोटी पे खड़ा था। वहां से उसने एक चिट्ठी लिखी उस मां के नाम, उस पत्नी के नाम, जिससे उसने 21 दिन पहले फेरे लिए। यह अलग बात है चिट्ठी इतना लेट गांव में आई कि उससे पहले तिरंगे में लिपटे उसका शव गांव में आ गया। मैंने उस चिट्ठी को खोला दीदी, मैंने रोते रोते पढ़ा और पढ़ते पढ़ते मैं रोया। उसके अंदर उसने एक शेर लिखा उस बच्चे ने। भूल जाना आज की रात विनीत चौहान क्या चीखा, क्या चिल्लाया। उस बच्चे के शेर को तराजू के एक पलड़े में रखना और मेरे जीवन का सारे काव्य पाठ दूसरे पलड़े में रखना, आपके बच्चे वाला पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई देगा। उसने लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर मैं दावा कर रहा हूं कि आपके आंसू और हथेली एक साथ तालियां उठाएंगी। यूं तो तुम्हारे इश्क को ये जान भी कुर्बान है। कोई नई बात नहीं है, हर लड़का अपनी पत्नी को यही लिखता। अगली बात पर मैंने ताली बजाई खड़े होकर चिता स्थल पर। यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है।
शुक्रिया। मैं शुरू कर रहा हूं, अब मैं बीच में बोलूंगा नहीं, आप मेरा साथ दीजिएगा। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। कविता की एक एक पंक्ति जुड़िए, 5 मिनट में बाद हम इसको समाप्त कर रहे हैं। मां तुम्हारा बस कल्पना है टाइगर हिल है, उस पर सैनिक है, लहूलुहान है और चिट्ठी अपनी मां को लिखना शुरू कर रहा है। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं, मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण मगर ना इंच भी पीछे हटा हूं। काहे कविता के पारखी, युद्ध था भीषण मगर ना इंच भी पीछे हटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। मां कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आग के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शैदा हुआ हूं, एक लाइन संभालना मंच भी, कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। ये न समझो मां कि चिर नींद लेने जा रहा हूं। ये तो हर किसी ने कह दिया, सैनिक चिर निद्रा में खो गया। मैंने एक लाइन कुछ अलग सी लिख दी हो तो आप मुझे मन देना, मैं जिंदगी में ऐसी एक लाइन और लिख सकूं। ये न समझो मां कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। मैं तुम्हारी कोख से। 2 पंक्ति पिता को लिखता है। सुनता हूं वह पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी अर्थी को उनके बेटे कंधा देते हैं। इतिहास में पहली बार हमारे जवान बेटे की अर्थियों को हमारे पिताओं ने, दादाओं ने कंधे दिए, मुखाग्नियां दी। कैसा लगा होगा उस पिता को जिसने जवान बेटे की अर्थी उठाई होगी। 2 पंक्तियां आंसू रोक के सुनिएगा। जितनी भारी लगती है ये शेष नाग को धरती, मेरा कंठ भरता है इस लाइन को पढ़ते समय। जितनी भारी लगती है ये शेष नाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। इस पीड़ा को जीना थोड़ी देर के लिए। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूं। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता वह भार अपना तनिक हल्का कर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृण को भर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृण को भर न पाया। ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है। आज भी है सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। आज भी 2 पंक्ति भाई को लिखता है। वीरस के मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई यहां बैठे हैं, ये लाइन मैं उन्हें सौंपता हूं। हमारे गांवों में कहावत है, वो भाई थोड़ी है मेरी बाईं भुजा की ताकत खड़ी है जो बंदूक लेकर की पर्वत की चोटी पर खड़ी है। भाई कब याद आता है, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई। अजय भैया मैं इसके अंदर सुरेश दिनेश भी नाम रख सकता था उस लड़के का, मैंने युद्ध स्थल से उस बच्चे का नाम उठाया है। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, ओ मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई। क्यों याद आई? मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं। बचपन में खिलाया होता है, मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं। पर अनुज विश्वास रखना, आपकी कमजोर तालियों के बीच एक अच्छी लाइन पढ़ने जा रहा हूं। पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं तक कर पड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना। कविता बारीक होती है, आंसुओं की यात्रा चाहती है, एक भी आंसू छलके उसे छलकने दीजिएगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना, आपके आंसू भी आमंत्रित कर रहा हूं, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा। अंतिम लाइन कह रहा है पत्नी से और सैनिक विदा हो जाता है। मेरी मान्यता है रिश्ते की सारी डोर चिता की राख पर जल जाती होंगी, टूट जाती होंगी, लेकिन पत्नी की पीड़ाएं 7 जन्मों तक चली जाती हैं। 7 फेरे लेने के बाद पत्नी सहयात्री हो जाती है। लोग कहेंगे तुम्हारा अंधविश्वास है, हो सकता है, लेकिन भारतीय मेधा ने, भारतीय संस्कृति में ये माना गया है, तो मैं लिख रहा हूं। सबसे उसने कुछ कहा है, पत्नी से कुछ मांगा है। बस कविता यहीं समाप्त होती है। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं। रात्रि के 2 बजे में 3 शर्तें रखी हैं उसने उस वीरांगना के नाम। मैं दावा कर रहा हूं हिंदुस्तान में किसी पत्नी का पति चला जाए
ये 3 शर्तें वो मान ही नहीं सकती, लेकिन वो वीरांगना है, तो उसने शर्तों पर क्या नियम लगाए मैं आपका ध्यान चाहता हूं। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं, कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। आपकी चैतन्य तालियां उठे। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तीनों संभव, क्यों संभव हो? तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तियां की साधिका हो, तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तियां की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूं बालकों के, हमारे वर्दी के लोग बैठे हैं, ये लोग इस वर्दी में अपनी पीड़ाएं भी नहीं कह पाते। आपने कभी सोचा कि आपके बच्चों के चेहरे पर गुलाल सिर्फ इसलिए लगे हैं कि त्योहारों पर इन्होंने अपने बच्चों के चेहरे पर गुलाल देखे नहीं है? माफ कीजिएगा, मैं किस उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं? न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं। यहां से सैफई दूर नहीं है, इन्हीं वर्दियों से किसी ने फीते बंधवा लिए थे इसी प्रांत में। आज यही वर्दी है ना, उन्हीं गुंडों के माथे पर गोलियों के निशान इसी वर्दी ने अंकित कर दिए। हौसला दीजिए इस वर्दी को। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी हिम्मत को दाद देना। और तालियां सैफई में यदि वो सो रहे हो तो उनके तकिए पर थप्पड़ की तरह जाकर मचे। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और सिफारिश तुम तो टेलीफोन पे गुंडों की करते थे, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। अंतिम लाइन सुन लीजिएगा जो बच्चों के लिए कहा उसने। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तियां की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे न होंगे। सर ये लाइन मैं आपको दे रहा हूं। जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे न होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहां, कब आएंगे और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहां बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं? तो तुम उन्हें समझाना कि उस जिद पे अड़ जाते नहीं हैं। और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। मैं यहां कुलदीप के हित शौर्य किस्से गढ़ रहा हूं। टाइगर हिल से अंतिम लाइन सौंप रहा है। मैं यहां कुलदीप के हित शौर्य किस्से गढ़ रहा हूं, एक आधी सी प्रतिज्ञा उसके हिस्से कर रहा हूं। वंश की पावन धरोहर अब तुम्ही को सौंपता हूं, और मैं दुश्मन की गोली बंद प्रभंजन रोकता हूं। तुम अकेली हो, नहीं इस धैर्य को खोने न देना। भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्तपद की यात्रा से, अब मैं इस लाइन का अनुवाद नहीं करूंगा। जिस मिट्टी ने अजय अंजाम जैसा बेटा पैदा कर दिया हो, यदि मैं वहां कविता सिखाना शुरू करूंगा तो ये मेरा अज्ञानता होगी। समझ में आ जाए तो, न समझ में आए तो मेरा मन रखने के लिए तालियां बजाना, उस सैनिक के लिए तालियां बजाना जिनकी बदौलत आज हम ये आजादी का पर्व मना रहे हैं। तुम अकेली हो, सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मुझे विदा कीजिएगा। जैसा भैया लोगों ने कहा, मैं भी 6 दिन से सोया नहीं हूं। कल जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ूं चेन्नई के लिए, आपकी तालियां मुझे विमान में एक दिन और न सोने दे, मैं उम्मीद करूंगा। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं। मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं। मांग